Good evening, student. Let's start to history first chapter, the rise of nationalism in Europe. इस चैप्टर में हम जानेंगे कैसे यूरोप का नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ. व्हाट डू मीन बाय द नेशनलिज्म? फर्स्ट वी स्टार्टेड योर टॉपिक एंड स्टार्टेड योर चैप्टर. व्हाट डू मीन बाय दिस वर्ड नेशनलिज्म? नेशनलिज्म का मीन्स होता है जैसे नेशन. नेशन का मतलब होता है राष्ट्रीय, कि हम हमारे देश के बारे में सोच रहे हैं. और जो पीछे लगा हुआ है LISM, इसका मतलब होता है आइडियोलॉजी. हेलो बच्चों, नेशनलिज्म का मीन्स होता है नेशन, का मतलब होता है राष्ट्रीय, और ISM का मीन्स होता है आइडियोलॉजी. कैसे हम देश के प्रति कैसे इन्वॉल्वमेंट हो रहा था यूरोप के अंदर, और कैसे यूरोप अपना राइज करेगा. अब आप पूछोगे राइज किससे करेगा, तो वो राइज करेगा मोनार्क सिस्टम से. मोनार्क मीन्स क्या होता है? जहां पे डिक्टेटरशिप अपने तरह से रूल करता है और सबको अपने अकॉर्डिंग चलाता है. आपने क्लास 9th के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन देखा था, जो 14 जुलाई 1789 के अंदर फ्रांस आजाद हुआ था. उसको देखते हुए अब बाकी यूरोप की कंट्रीज ने सोचा, जब फ्रांस आजाद हुआ तो हमें भी आजाद होना है, हमें भी नेशनलिज्म चाहिए, हमें भी देश के प्रति राष्ट्रीय की भावना को जगाना है. तो इस चैप्टर में हम यही जानेंगे, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. इन दिस चैप्टर हम देखेंगे कैसे यूरोप की कंट्रीज जैसे जर्मनी हो गया, जैसे इटली हो गया, जैसे हंगरी हो गया, जैसे बेल्जियम हो गया, जैसे ऑस्ट्रिया हो गया, ये कैसे एक आगे जाएंगे नेशनलिज्म की भावना रखते हुए, अपने साथ फ्लैग लेके. कोई इस देश के अंदर किसी के पास फ्लैग नहीं होगा तो एक उम्मीद के साथ वो इनके साथ जाएगा, और कैसे अपने यूरोप को आजाद कराएगा, और कैसे यूरोप को मोनार्क से ये दूर रखेगा, कैसे मोनार्क का रूल खत्म करेगा, कैसे डिक्टेटरशिप के बारे में खत्म करेगा. इस पार्ट में ये एक जस्ट पार्ट नहीं है, इट इज अ इंट्रोडक्टरी चैप्टर, जहां ये बता रहा है कि राइज ऑफ नेशनलिज्म का मीन्स है. जहां एक फोटो दे रखी है आपके बुक के अंदर, वहां ये बता रहा है कि कैसे सब कंट्रीज एक साथ में फ्लैग लेके मार्च करते हैं, और कैसे वो एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पास करते हुए यूरोप को एक नेशनलिज्म के आगे लेके जाते हैं और मोनार्क या डिक्टेटरशिप से ओवरथ्रो करवाते हैं. इस चैप्टर में जो आएगा वो 3 डेफिनेशन आती है. एक आता है एब्सोल्यूट्स, एक आता है नेशन स्टेट, एक आता है मॉडर्न स्टेट. एब्सोल्यूट्स का मतलब क्या है, जो मैंने आपको बता दिया, लिटरली अ गवर्नमेंट, एक वो सरकार, एक ऐसा सिस्टम जहां पे रूल किया जाता है, नो रेस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज. एक ऐसा जगह जहां पे सरकार, और एक ऐसा सिस्टम जहां पे कोई रेस्ट्रेंट्स का मतलब है रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ एक्सरसाइज. कोई अपनी पावर चलाए नहीं, बट एक एब्सोल्यूट थ्योरी से चले और देश को आजाद करवाए. नेक्स्ट आता है व्हाट डू मीन बाय द नेशन स्टेट एंड व्हाट डू मीन बाय द मॉडर्न स्टेट. आपके पेपर में अगर इस फर्स्ट पार्ट में से ये 2 क्वेश्चंस डेफिनेटली आ सकते हैं. एक होता है मॉडर्न स्टेट, एक होता है नेशन स्टेट. आप पूछोगे इंडिया किस कैटेगरी में आता है? इंडिया इज ए नेशन स्टेट, बिकॉज यहां पे मेजोरिटी ऑफ सिटीजन्स. नेशन स्टेट्स क्या होते हैं? जहां पे सब लोग आते हैं और वोट देते हैं और डेमोक्रेट बनाते हैं. जिस जगह पे सिटीजन्स का मेजोरिटी होता है, नॉट इन रूलर्स, अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी. सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी का मतलब है सबको एक जैसी सोच रखने वाला, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक जैसा बिलीव रखने वाला. और मॉडर्न स्टेट क्या होता है? एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड, लिखा हुआ है सेंट्रलाइज्ड, जहां पे एक पावर. तो हमने स्टार्ट की, आपको पूरी बात बताई. फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. इसमें कैसे नेशन मींस राष्ट्रीय, एंड ISM के पीछे कुछ भी वर्ड लगता है मतलब वैसी सोच रखने वाला. हमने जाना कि कैसे यूरोप के अंदर कैसे मोनार्क था, कैसे डिक्टेटरशिप एक टाइम आया था. जैसे फ्रांस रेवोल्यूशन में हमने देखा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन 14 जुलाई 1789 के अंदर फ्रांस के अंदर आया था, और वहीं नेपोलियन उसको आगे अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है, ले जाता है और यूरोप में आता है. तो यूरोप कहीं ना कहीं नेशनलिज्म चाहता है इन सब डिक्टेटरशिप में. आप बोलोगे सर यूरोप में कौन कौन सी कंट्रीज है? इटली है, जर्मनी है, बेल्जियम है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है. ये सब कंट्रीज एक साथ जाएंगे. ब्रिटेन भी है जो आगे नेशनलिज्म करेंगे. इस चैप्टर में ये जस्ट नॉट अ पार्ट, इट इज अ इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें आप एब्सोल्यूट्स याद रखना, नेशन स्टेट याद रखना एंड मॉडर्न स्टेट याद रखना. एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है? लिटरली अ गवर्नमेंट, जहां पे एक सरकार आती है या कोई एक रूल सिस्टम करता है जहां पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता उसकी पावर को एक्सरसाइज करने के लिए. सेकंड आता है व्हाट डू मीन बाय द नेशन स्टेट एंड व्हाट डू मीन बाय द मॉडर्न स्टेट. नेशन स्टेट क्या होता है? जहां पे मेजोरिटी ऑफ सिटीजन, एक साथ लोग आते हैं, रूल करते हैं ऑन द सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी. सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी का मतलब एक साथ एक जैसी सोच रखने वाले. मॉडर्न स्टेट क्या होता है? जैसे डिक्टेटरशिप, मोनार्क होते हैं, एक सेंट्रलाइज्ड पावर होती है जो एक्सरसाइज करती है. एक्सरसाइज का मतलब अपना गो थ्रू,
सोवरचिन मतलब होता है अपनी आइडेंटिटी चलाना चाहती है, कंट्रोल ओवर ए क्लियरली डेफिनेट टेरिटरी, एक डेफिनेट टेरिटरी पे अपना कंट्रोल करने वाले देश को बोलते हैं मॉडर्न स्टेट। और जहां पब्लिक की सुनी जाती है, पब्लिक के द्वारा कोई देश बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं अपन नेशन स्टेट। तो इन फर्स्ट पार्ट आपको सिर्फ ओनली ये चीज समझनी है, राइस मन होता है बढ़ना, नेशनलिज्म मतलब नेशन मीन्स होता है राष्ट्रीय, आईएस मतलब होता है सोच रखने वाला, कौन बढ़ना चाहता है, यूरोप बढ़ना चाहता है, किन से बढ़ना चाहता है, इस मोनार्क इस डिक्टेटरशिप से निकल के आना चाहता है। इसमें आपको नेशन स्टेट के बारे में जानना है, मॉडर्न स्टेट के बारे में जानते हैं। सो हम आगे और चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जहां इसे ये चैप्टर स्टार्ट होगा। लेट्स स्टार्ट। सो नेशनलिज्म ऑफ यूरोप का पार्ट फर्स्ट, या पार्ट नहीं कह सकते, ये भी एक इंट्रोडक्टरी है जो आप क्लास 9th में आए हो, उसको थोड़ा सा रिकॉल करने की या वापस रिवाइज करने की इस क्लास के अंदर आपको, जिससे आप प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म रेडी कर सको नेक्स्ट पार्ट से चले। अभी आपका भी 10th का पोर्शन स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तक ओनली 9th का पोर्शन है। अब प्रीवियस सेक्शन में हमने बताया था कि कैसे नेशनलिज्म ऑफ यूरोप राइज होता है, कैसे यूरोपियंस मोनार्क से निकलते हैं, उसमें नेशन स्टेट के बारे में बताया था, उसमें मॉडर्न स्टेट के बारे में बताया था। उसमें एक और आपके पॉइंट से आप बुक में जब देखोगे तो वहां एक लिखा हुआ है यूथोपियन विजन। यूथोपियन विजन क्या होता है? मैंने बोला सब यूरोप का नेशनलिज्म होना, एक साथ लेकर आना, नेशनल फ्लैग्स को एक साथ करना, सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी रखना, ये सारा का सारा बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो जो विजन आप एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते, उसको एक्चुअली एग्जिस्ट करवाना और देखना, एज अ इमेजिन करना, दिस इज कॉल्ड यूथोपियन विजन। इस सारी जो आपकी स्टोरी है, इस स्टोरी को एक व्यक्ति ने बताया था, उसका नाम याद रखना, फ्रेंच आर्टिस्ट था, आपसे पेपर में एमसीक्यू फॉर्म में पूछ सकते हैं, फ्रेडरिक सोरो। फ्रेडरिक सोरो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, पेंटर पूछ सकते हैं, फ्रेंच पेंटर पूछ सकते हैं, फ्रेंच आर्टिस्ट पूछ सकते हैं, या आर्टिस्ट पेंटर। तो याद रखना ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट था फ्रेडरिक सोरो, जिसने 1848 के अंदर एक इमेजेस ली थी, उस इमेजेस की हेल्प से सारी चीज बताई थी। तो ये फर्स्ट पार्ट का थोड़ा सा है। उससे से रिलेटेड हम सेकंड पार्ट आते हैं जो दे रखा है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। अब आप कहोगे सर ये तो 9th का पोर्शन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने 9th में पढ़ा था 14 जुलाई 1789 में। हाँ ये वही पोर्शन है, बस उसका आइडिया लेके कैसे यूरोपियंस आगे का प्लेटफॉर्म रेडी करेंगे। अब उसमें क्या था कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, 14 बेस्टाइल डे बनाया हमने, 14 जुलाई 1789 एक कैसी ऐतिहासिक डेट हो गई थी जिस दिन फ्रांस आजाद हुआ, बेस्टाइल डे बना। तो वहां क्या क्या चेंजेस किए, जब फ्रांस के अंदर मोनार्क था तो कैसे वहां चेंजेस हुए, वहां बहुत से चेंजेस हुए। सबसे पहले आप बोलोगे सर ले पेटायर एंड ले सिटॉन, ये फ्रेंच नेम है जिसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं फादरलैंड, और ले सिटॉन माने सिटीजन्स, फ्रांस के आम नागरिक जिसको बोला गया सिटीजन, और फादरलैंड वहां के जो एंसेस्टर, वो कैसे अपनी जमीन के लिए लड़ते हैं, वो कैसे मोनार्क को वहां ओवरथ्रो निकालते हैं, कैसे वो अपने फ्रांस आइडेंटिटी को एक साथ लेके आते हैं, सेंस ऑफ बिलोंगिंग की वो प्रेरणा रखते हैं, वो बारे में बोला। फादरलैंड माने उनके पूर्वजों की जो जमीन है वहां से कैसे मोनार्क जो है या डिक्टेटरशिप रूल करते हैं उनको वहां से निकालना। ले सिटॉन का मतलब होता है सिटीजन, वहां के आम नागरिक, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, वहां के नागरिक। अब उन्होंने क्या क्या किया, फ्रांस ने ऐसा क्या किया जिससे वहां के मोनार्क वहां से निकल गए और फ्रांस आजाद हो गया। सबसे पहले उन्होंने क्या करा, यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर। यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर का मीन्स मतलब है अगर आप कोई भी शहर से जा रहे हो, आप इटली से जा रहे हो, आप फ्रांस से जा रहे हो, आप इंग्लैंड से जा रहे हो, और वहां जैसे ये मार्कर है, इटली में 5 रुपए का है, फ्रांस में 4 रुपए का है, इंग्लैंड में 3 रुपए का है, तो ये सारे के सारा एक करना कि सिर्फ 7 रुपए होगा, सब जगह यही रेट होगी, इसको बोला गया यूनिफॉर्म मेजर। अब वेट का मतलब है यही मार्कर कितने ग्राम का है, कहीं 2 ग्राम है, कहीं 3 ग्राम है, कहीं 5 ग्राम है, और सिर्फ 1 ग्राम कर देना मतलब एक आइडेंटिटी करना, तो इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर। तो ये सारा काम एक ऑफिशियली पर्पस से अच्छा करना। कोई भी मर्चेंट ट्रेडिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता और अपने साथ सामान लेके जाता, उसकी अलग अलग रेट को एक साथ स्टैंडर्डाइज कर देना, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर। और क्या किया फ्रांस ने, फ्रांस ने अपना रॉयल स्टैंडर्ड, रॉयल स्टैंडर्ड का मतलब है एक फ्लैग था फ्रांस का, वहां पर रॉयल स्टैंडर्ड दिखता था। रॉयल मतलब अमीर जो लोग होते हैं उनका एक प्रिविलेज, उनकी एक डिप्लोमेसी दिखती थी, उसको कम करवाया और क्या स्टार्ट किया, जो आज आप फ्रांस का फ्लैग देखते हो ट्राई कलर फ्लैग, वो ट्राई कलर फ्लैग लेके आए। नहीं तो अगर ये रॉयल स्टैंडर्ड दिखता तो वहां पे अभी भी कहीं ना कहीं मोनार्क की एक इमेज, मोनार्क की इमेज या डिप्लोमेसी दिखाई देती, तो इसको बंद करवाया और ट्राई कलर फ्लैग में कन्वर्ट कराया। और क्या कराया, एस्टेट जनरल नेशनल असेंबली, जैसे हमारे इंडिया की पार्लियामेंट है जिसको आप संसद कहते हो, वहां एस्टेट माने एक तरह की पोजीशन, और जनरल वहां के जनरल के नाम से वहां की पार्लियामेंट चलती थी।
उसको कम करवाया, उसको हटाया और किस में कन्वर्ट किया? नेशनल असेंबली। और इस तरह से फ्रांस के अंदर एक सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, आपको एक चीज पकड़नी है, एक सेंटेंस पकड़ना है, सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी का मतलब सबको एक साथ सोचना, एक जैसा सोचना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो फ्रांस को एक डेस्टिनी रेडी करता है, फ्रांस को आजाद कराने में सबसे बड़े हेल्प करता है। तो ये सारे जो पार्ट्स है, लैपिटायर जो वहां की फादरलैंड है, लेस इटॉन सिटीजन, यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर करना, रॉयल स्टैंडर्ड को ट्राई कलर फ्लैग में कन्वर्ट करना, एस्टेट जनरल को नेशनल असेंबली। आपने एक और देखा होता जैकोबिन क्लब, एक जैकोबिन क्लब भी बना था। जैकोबिन क्लब के अंदर क्या थे? एक ऐसा क्लब जहां पे मैन, विमेन, पुअर, रिच, अदर रेसिज्म इररिस्पेक्ट ऑफ द रेस, कास्ट, क्रीड, कोई भी जाति का हो, कोई भी कलर का हो, कोई भी धर्म का हो, सबने एक साथ लेके आया और क्या कहा? फ्रांस को आजाद करवाने के लिए, फ्रांस को आजाद करवाने के लिए इन्होंने अपने अपने भूमिका निभाई है, अपना अपना सपोर्ट दिया। तो इसमें से ये जो आपको सिर्फ इतना बताया हुआ है कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन की हेल्प से हमने आगे के यूरोपियन देशों ने एक आइडिया ऑफ नेशन रेडी किया। इसका नेक्स्ट टॉपिक जो आपके बोर्ड्स के सबसे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे या नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जिसको बोलते हैं सिविल कोड या नेपोलियन कोड्स। थैंक यू। नेक्स्ट हम चलते हैं, आपको मैंने अभी जस्ट सेक्शन बताया था फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे अपने आप को आगे की ओर लेके जाता है, कैसे वो अपनी डेस्टिनी उसने बनाई और उसको देखते हुए वो एक माइलस्टोन बना बाकी यूरोपियन कंट्रीज के लिए। हमने बनाया कैसे वहां पे यूनिफॉर्म वेट मेजर था, हमने बताया कैसे एस्टेट जनरल से वो नेशनल असेंबली में कन्वर्ट करता है, कैसे रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग को ट्राई कलर फ्लैग में कन्वर्ट किया, कैसे जैकोबिन क्लब बना और इस तरह से फ्रांस आजाद हुआ। इससे रिलेटेड एक चीज आता है डिफाइन सिविल कोड। ये आपके बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सिविल कोड क्या था? देखो सबसे पहले सिविल कोड था आम लोग, सिविलियंस कौन होते हैं? आम लोग, उनके लिए कोड आया। ये कोड को हम दूसरे कोड के नाम से भी जानते हैं, इसका अदर नेम है नेपोलियन कोड। ये याद रखना है। नेपोलियन कोड क्यों है? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है नेपोलियन, जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था फ्रांस को नेशनलिज्म दिलवाने के लिए। हम आज भी कहते हैं फ्रांस को नेशनलिज्म दिलाने के लिए नेपोलियन का सबसे बड़ा पार्ट था, या मैं उल्टा बोल सकता हूं कि नेपोलियन इज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बट एंड अल्टीमेटली दे कॉल्ड आल्सो द डिक्टेटरशिप। नेपोलियन भी कहीं ना कहीं जब आगे जाएंगे तो वो भी डिक्टेटरशिप करने लगे, बट उसका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इज द वेरी बेस्ट। तो आपके पेपर में ये शॉर्ट नोट की फॉर्म में आता है, ये 1000% क्वेश्चन दिखेगा। डिफाइन सिविल कोड, सबसे पहले तो इस कोड को बोलते हैं नेपोलियन कोड, ये ध्यान में रखना है। सेकंड, इस कोड की डेट जो थी ना वो 1804 में आई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसको 1804 में इस डेट पर। तो दो क्वेश्चंस तो वेरी शॉर्ट बनेंगे कि व्हाट आर द अदर नेम ऑफ द सिविल कोड, तो आप लिखोगे नेपोलियन कोड, या व्हाट आर द अदर नेम ऑफ द नेपोलियन कोड, तो आप लिखोगे सिविल कोड। व्हेन वाज इट लॉन्च, तो आप लिखोगे 1804। अब अगर और आगे स्टेप में चलते हैं कि इसके अंदर क्या होता। नेपोलियन जब आया ना तो उसने कहा था जो भी अमीर लोग हैं, जिनके पास भी प्रिविलेज है, पहले वो मिटाओ। तो सबसे पहला क्या किया? इट एबॉलिश प्रिविलेजेस बाय बर्थ, जिनको जन्मसिद्ध अधिकार मिले हुए हैं, विशेष अधिकार, प्रिविलेजेस का मतलब होता है विशेष अधिकार, उसको मिटाना। फर्स्ट पॉइंट तो ये था। सेकंड पॉइंट क्या किया? इक्वलिटी ऑफ ऑल, सबको बराबर रखना है, सबको बराबर रखना है प्रॉपर्टी के बेसिस पे। तो आप फर्स्ट पॉइंट आप ये लिख सकते हो, एबॉलिश प्रिविलेज बाय बर्थ, बर्थ से जो भी पैदा हुआ है, जिसके पास भी इस पे स्पेशल प्रिविलेजेस है, उसको मिटाना। सेकंड पॉइंट आप लिखोगे इट इज इक्वलिटी ऑफ ऑल, सबको बराबर देखना है, इक्वलिटी ऑफ ऑल। थर्ड पॉइंट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम, एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम, serfdom and mayoral dues. नेक्स्ट डी पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? इट कैन एक्सपांड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो क्या लिखोगे? इट एक्सपांड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और इसमें क्या लिख सकते हो? इसके अंदर आप एक्सपांड फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इट कैन यूज यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर, आप ये भी लिख सकते हो, यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स है जो नेपोलियन कोड्स में आते हैं, और ये आपके पॉइंट्स के सबसे बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या पूछना है? व्हाट डू यू मीन बाय द सिविल कोड? सिविल कोड, इट इज ए नेपोलियन कोड, इट वाज स्टार्टेड इन 1804। व्हाट आर द मेजर फीचर्स? इट एबॉलिश प्रिविलेज बाय बर्थ, जो भी जिनको भी
प्रिविलेज मिले हुए बाय बर्थ से वो मिटाना। सेकंड, इट इज इक्वलिटी ऑफ ऑल, सबको बराबर सोचना। थर्ड पॉइंट है फ्यूडल एंड सर्वडम। आप बोलोगे सर फ्यूडल एंड सर्वडम क्या होते हैं? फ्यूडल एंड सर्वडम होते हैं जो बीच में लोग होते हैं, संवदवादी बोलते हैं, जो बीच में अपना कहीं ना कहीं एक एजेंट की तरह होते हैं, जो पैसा खाते हैं या कोई क्रॉप में अपना अपना बीच में एक कमीशन ले लेना, वो सब हटा देना। और माइनोरल ड्यूज, माइनोरल ड्यूज का मतलब देखो, ड्यूज माने क्या होता है? बकाया राशि। और माइनोरल मींस जो किसानों की बकाया राशि है उनको उनका पूरा हक दिलवाना, ये स्टार्ट किया। इस एक्सपांड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इसने ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम एक्सपांड किया, जिससे क्या हो सकता है? ट्रेड जा सके एक देश से दूसरे देश। और नेक्स्ट है यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर। मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया था यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर क्या है, कि कोई भी चीज अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, उसकी एक ही रेट रखना, एक ही प्राइस रखना और उसका एक ही वेट होना, ये सारा काम किया। बट इसमें आपके बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि नेपोलियन वाज स्टार्टेड स्टेटली was a very enthusiastic support from यूरोप, बट व्हेन द कमिंग सून देयर द होलिस्टिक। होलिस्टिक का मतलब क्या है? शुरुआत में नेपोलियंस आया था तो यूरोप ने बहुत ज्यादा उससे वेलकम किया था, इंथुसियाज्म, एकदम एक्साइटेड से। हाँ, नेपोलियन ने फ्रांस आजाद कराया तो यूरोप की भी कुछ कंट्रीज को आजाद कराएगा। बट विद इन द टाइम के साथ साथ, सब्सिक्वेंटली ईयर के साथ साथ, नेपोलियंस भी कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो गया। तो बाद में अल्टीमेटली हम इसके आगे और जाएंगे, नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे तो हम देखेंगे कैसे नेपोलियंस अपना ये इंथुसियास्टिक सपोर्ट कैसे कन्वर्ट हो जाएगा डिक्टेटरशिप में, और बाद में उसको भी कहीं ना कहीं हारना पड़ेगा। तो आपके बोर्ड्स ऑफ पॉइंट व्यू से चैप्टर फर्स्ट में नेशनलिज्म ऑफ यूरोप से ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, डिफाइन सिविल कोड या व्हाट डू अंडरस्टैंड सिविल कोड। ये 1804 में आया, इसके ये फीचर्स है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में हम चलते हैं, जो आपका मेन क्लास 10th नेशनलिज्म ऑफ यूरोप का चैप्टर स्टार्ट होगा। लेट्स स्टार्ट टू पार्ट थर्ड, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म यूरोप। ये आपका इस चैप्टर का मेन पार्ट यहां से स्टार्ट होता है। जैसे मैंने अभी तक बताया, मैंने फ्रेडरिक शुरू के बारे में बताया, मैंने 1848 के बारे में बताया, आर्टिस्ट के बारे में बताया। वहां हमने देखा कैसे यूरोप मोनार्क छोड़ के आगे जाएंगे डिक्टेटरशिप के बारे में, वहां नेशन स्टेट एंड मॉडर्न स्टेट के बारे में इंट्रोडक्शन दिया। इसके बाद में हम चले थोड़ा बहुत फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने पढ़ा, जो आप क्लास 9 के अंदर पढ़ के आए हो, कैसे फ्रांस ने अपने यहाँ पे नेशनलिज्म पाया, कैसे उन्होंने पूरी एक डेस्टिनी चेंज की और यूरोपियंस के लिए कहीं ना कहीं अपना आगे प्लेटफॉर्म रेडी किया। फ्रांस ने क्या क्या किया? एस्टेट जनरल में नेशनल असेंबली कन्वर्ट करना, रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग को 4 ट्राई कलर में कन्वर्ट करना, और भी यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर से किया। फिर हमने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड ऑफ पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट है, सिविल कोड के बारे में जाना, कि उसको नेपोलियन कोड बोलते हैं। वो 1804 में आया था, उसने सारे प्रिविलेजेस खत्म किए थे, उसने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को एक्सपेंड किया था, इक्वलिटी की थी सबके बारे में, और यहां तक। अब अपन चलते हैं मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म यूरोप। देखो मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म यूरोप, कैसे यूरोप के अंदर आजादी आएगी या नेशनलिज्म आएगा। अब जो फर्स्ट पार्ट है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म यूरोप, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट इसमें ये बताया गया है इसमें बहुत सारे ऐसे किंगडम्स हैं, जैसे सेडानिया पिडामोंट हो गया, जैसे टायरोल हो गया, जैसे बॉर्बन डायनेस्टी होगी, क्योंकि शुरुआत के टाइम पे यूरोप इन सब डायनेस्टी की फॉर्म में बना हुआ था। कैसे डायनेस्टी किसकी थी? मोनार्क की थी। डिक्टेटरशिप ने अपने कैंटून्स बनाए हुए थे। कैंटून्स का मतलब अपना किंगडम था, वहां अपना राज करते थे। तो वहां फर्स्ट पॉइंट में इस मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म में सारे का सारा आपका सोडांटालोन, पिडामोंट, कैसे बॉर्बन डायनेस्टी, बॉर्बन किंग, ये सब की सब एक डायनेस्टी थी, कैसे इन्होंने अपने डायनेस्टी को आगे से चलाया। इसके बाद में एक टॉपिक आता है आपका द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। देखो आप पहले इस टॉपिक पे जानो, यहाँ पे दो एक सबसे बड़ी क्लास है, एक तो है न्यू मिडिल क्लास, जो एक मध्यम वर्ग की क्लास है, जो कैसे एक एरिस्टोक्रेट्स के सामने बात करेगी, कैसे एरिस्टोक्रेट के सामने आवाज उठा पाएगी, कैसे एक एरिस्टोक्रेसी के सामने क्रिटिसाइज कर पाएगी। अब आप बोल रहे हो सर एरिस्टोक्रेसी होता क्या है? देखो क्रेसी का मतलब क्या होता है, पीछे क्रेसी जुड़ता है मतलब रूल होना, कि कहीं ना कहीं कोई राजा रूल कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा डेमोक्रेसी, जैसे आपने बताया ब्यूरोक्रेसी, तो ये क्या मतलब होता है? कहीं ना कहीं रूल। डेमो मींस लोग, पीपल, लोगों के द्वारा जो रूल होता है उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी में बड़े बड़े सिविल सर्वेंट्स या डिप्लोमेट्स होते हैं, वो अपनी गवर्नमेंट चलाते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी। तो एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है राजा या रॉयल आदमी, कैसे एक रॉयल व्यक्ति अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहता है और पूरी न्यू मिडिल क्लास को अपने अकॉर्डिंग रूल करवाना चाहता है, जिसको मोनार्क सिस्टम या डिक्टेटरशिप कहेंगे। तो इसके अंदर हम यही जानेंगे कि एरिस्टोक्रेसी एंड मिडिल क्लास की इक्वेशन कैसी है, कि क्या मिडिल क्लास एरिस्टोक्रेट्स के सामने बोल पाएंगे, क्या मिडिल क्लास इनके सामने आवाज उठा पाएंगे। तो ये चीज व्हेनेवर स्टार्टेड टू टॉपिक, फर्स्टली एरिस्टोक्रेसी के थोड़े बहुत फीचर्स आपको जानने की जरूरत है।
पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। एरिस्टोक्रेट्स कौन होते हैं? अमीर लोग होते हैं। अब आपको मैं ये पूछूं, अमीर लोग ज्यादा होंगे या मिडिल क्लास ज्यादा होंगे, तो आप कहोगे सर मिडिल क्लास ज्यादा होंगे, अमीर लोग बहुत लिमिटेड होंगे। ये बात याद रखना। इनके बहुत बड़े बड़े एस्टेट्स होते हैं। एस्टेट मैंने होते हैं प्रॉपर्टीज, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है, बहुत बड़े महल्स होते हैं। न्यू मिडिल क्लास एक कहीं ना वेस्ट साइड में, ईस्ट साइड में छोटे छोटे बंकर्स, कैंटोनमेंट्स में छुपे हुए होते हैं। दूसरा, ये अपने घर की जो शादियां होते हैं और दूसरी अपने ही कोई राजा महाराजा है उनके घर करते हैं। तो एरिस्टोक्रेसी का सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रखा है कि एरिस्टोक्रेट्स कौन होते हैं। ये अमीर लोग होते हैं, इनके पास वेल्थ बहुत ज्यादा होती है। ये कुछ भी अगर चीज बोले, यहाँ पे ये लैंग्वेज बोलते हैं, जनरली पेरिस में तो पॉलिश लैंग्वेज बोलते हैं, अपनी डिप्लोमेसी को दिखाने के लिए। फ्रेंच में डिप्लोमेसी को दिखाने के लिए पॉलिश फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, जिससे सामने वाले पे एक क्या हो सके, असर पड़ सके। तो डिप्लोमेसी को दिखाने के लिए बोलते हैं। यहाँ ये कम होते हैं, मिडिल क्लास ज्यादा होते हैं, अपनी रईसाई, अपना पैसा दिखाते हैं, वेल्थ दिखाते हैं, तो ये अपने सामने किसी को नहीं चलने देते। तो न्यू मिडिल क्लास जब भी आगे इमर्ज होगी तो वहां पे एक टॉपिक आएगा, और जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड क्वेश्चन बनता है, लिबरलिज्म। लिबरलिज्म क्या होता है? देखो, लिबरलिज्म का मतलब होता है, लिबर मींस एक लैटिन वर्ड होता है फ्री, कि हमें फ्री होने दो, हमें आजादी चाहिए। आजादी क्या चाहिए हमें? लिबरलिज्म इन स्टैंड इन थ्री फेज। यहां पे लिबरलिज्म क्या होगा? तीन फेज पे स्टैंड होगा। सबसे पहले होगा सोशल लिबरलिज्म, दूसरा आएगा पॉलिटिकल लिबरलिज्म, और तीसरा पॉइंट आएगा इकोनॉमिक लिबरलिज्म। देखो, अब आपके पास आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लिबरलिज्म? लिबरलिज्म मींस टू फ्रीडम ऑफ समव्हाट। फ्रीडम इज 3 पॉइंट्स, सोशल लिबरलिज्म, पॉलिटिकल लिबरलिज्म एंड इकोनॉमिक लिबरलिज्म। अब आप इस तीन को लिबरलिज्म में जानोगे। अब देखो, सोशल लिबरलिज्म एंड पॉलिटिकल लिबरलिज्म। पॉलिटिकल लिबरलिज्म क्या होता है? व्हेनेवर स्टार्टेड टू फर्स्ट पॉइंट पॉलिटिकल लिबरलिज्म, वी शुड अर्लियर क्लास 9th, आपको 9th क्लास में ले जाने की जरूरत है, जहां आपने एक चीज देखी थी कि वहां 2 टाइप के सिटीजन्स थे, एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स। वहां क्या थे? एक मेल सोसाइटी थी, एक विमेन सोसाइटी थी। तो मेल सोसाइटी को वोटिंग राइट्स के थे। अब आपने जाना सर मेल राइट्स तो वहां वोटिंग्स देते थे, बट वहां पे एक लूप होल था। क्या लूप होल था? जिसके पास प्रॉपर्टी होगी वो ही क्या दे सकता है? वोट्स दे सकता है। जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं होगी वो वोट नहीं दे सकता। वही का वही फीचर्स यहां आएगा। पॉलिटिकल लिबरलिज्म में जब जानेंगे तो यहां पे कहीं ना कहीं मिडिल क्लास एक जीत ले लेंगे, और यहां पे क्या मिल जाएगा? मैन को वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे, मैन को वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे। अब आप बोलोगे सर विमेन का तो रोल ही नहीं है, ओनली मैन को वोटिंग राइट्स मिलेंगे, और वो मैन को वोटिंग राइट्स मिलेंगे वॉट एवर दिस सम प्रॉपर्टी, यस और नो, उसके पास प्रॉपर्टी हो या ना हो, बट मैन को वोटिंग राइट्स मिलेंगे। और यही था पॉलिटिकल लिबरलिज्म। आपके बुक में एक वर्ड दे रखा है सेफरेज, और सेफरेज का मीन्स होता है राइट टू वोट। ये भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि राइट टू वोट मतलब सेफरेज, और सेफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट। तो यहां लिबरलिज्म है जहां पे मैन को वोटिंग राइट्स मिल गए थे, इसके पास प्रॉपर्टी ऑनर हो ना हो, बट 21 अबव ईयर होना चाहिए, और ये सबसे बड़ा था वोटिंग राइट्स। सेकंड पॉइंट तो है सोशल माने सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी के अंदर लिबरलिज्म का मतलब है विमेन को इक्वलिटी होनी चाहिए, विमेन को हम बराबर समझे, उनको क्या दे? उनकी डिग्निटी के बारे में सोचे, उनके रिस्पेक्ट के बारे में सोचे। तो यहां लिबरलिज्म आ जाएगा, विमेन इक्वलिटी एंड डिग्निटी। नेक्स्ट पॉइंट जो इकोनॉमिक जो है ना स्फीयर, ये सबसे बड़ा है। देखो, इकोनॉमिक लिबरलिज्म का क्या होता है? एरिस्टोक्रेट्स जो थे ये क्या चाहते थे? ये सारा कुछ अपने और कंट्रोल करना चाहते थे। सारा मार्केट इनके अकॉर्डिंग चलता है, सारा बिजनेस इनके अकॉर्डिंग चलता है। तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास ने सोचा हम ऐसे तो कभी इमर्ज नहीं कर पाएंगे। तो मिडिल क्लास ने क्या सोचा कि एरिस्टोक्रेट से रिक्वेस्ट करें या कुछ ऐसा कहें कि हमें मार्केट में जाने दो। जब एक बार इंसान मार्केट में जाता है, जब एक बार इंसान बाजार में जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके सोशल थिंकर्स, उसके माइंड ओपन होता है। और आपने कहीं ना कहीं एक सोशल थिंकर्स के क्लास 9th के बारे में पढ़ा था, वो थे रोसोयू सुना होगा आपने। ये बहुत मॉन्टेस्क्यू आपने देखा होगा या सुने होंगे। क्लास 9th के अंदर इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी थी, द स्पिरिट ऑफ गवर्नमेंट, जहां क्या किया इन्होंने इस इकोनॉमिक जो स्फीयर में इनको एक ये बड़े बड़े थिंकर्स है जिन्होंने इनको समझाया कि आप मार्केट में जाओ, आप अपना एक वजूद बनाओ और वहां अपने अकॉर्डिंग चलो। क्योंकि यहाँ पे ये एरिस्टोक्रेट्स क्या है? आपकी जमीन है, आपके जमीन पे रह रहे हैं, आपके जमीन को अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं, और आपको जस्ट एक स्लेव की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट था इकोनॉमिक में इनको मार्केट में जाने की अनुमति मिली। सेकंड पॉइंट क्या था? लिबरलिज्म तो आया नहीं। यहां लिबरलिज्म क्या बोला? यहां इन्होंने लिबरलिज्म का कहा कि रिड्यूस
टैक्स रिबेट के क्या बोला एरिस्टोक्रेट्स को कि हमारा कोई भी मर्चेंट एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वहां पे यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर नहीं होता, वहां अलग अलग वेट होता है और ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेता है। जब ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेंगे तब हमारे पास बचेगा नहीं। इसमें एक एग्जांपल है, आप पढ़ना। एक मर्चेंट है, वो अगर 100 रुपए कमा रहा है तो 55 रुपए वो क्या दे रहा है, टैक्स पे दे रहा है, और बाकी वो 45 रुपए अपने पास लेके जा रहा है। तो 45 क्यों लेके जा रहा है, क्योंकि उसको बीच में ही 55 रुपए लोगों ने क्या किया, टैक्स ले लिया। तो यहां इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलाइजेशन चाहिए कि ये टैक्स रिबेट को कम करो और हमें आसानी से ट्रेड करने दो। जब हम आसानी से ट्रेड करेंगे तो हमारी मार्केट पॉलिसी जागेगी और हम कहीं ना कहीं सोचेंगे सारा का सारा हम कमा रहे और प्रॉफिट ले जाके इनको दे रहे। तो यहां तक आपको समझना जरूरी है लिबरलिज्म क्या होता है। लिबरलिज्म स्टैंड टू द फ्री freedom of liberty. Freedom of liberty in 2 points. First is a social, second is a political liberalism, third is the economic liberalism. Economic liberalism का मतलब है reducing the tax when the merchant go one country to another country. जब कोई मर्चेंट, ट्रेड मर्चेंट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और बिजनेस कर रहा है तो टैक्स का रिबेट होना चाहिए, टैक्स कम होना चाहिए। सेकंड पॉइंट होता है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल क्या होता है, मैन को वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, व्हाटएवर टू प्रॉपर्टी ओन या नहीं, उसके पास प्रॉपर्टी हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। तीसरा है सोशल, विमेन एंड इक्वलिटी डिग्निटी, कि विमेन को एक बराबर दर्जा देना चाहिए, डिग्निटी अच्छी होनी चाहिए, वेजेस एक अच्छी मजदूरी मिलनी चाहिए। तो यहां आप रियल वेजेस भी ऐड कर सकते हो। रियल वेजेस का मतलब है कि ऐसी वेजेस जिससे वो मार्केट में बराबर डिमांड एंड सप्लाई के बारे में सोच सके। तो इन दिस टॉपिक हमने लिबरलिज्म को जाना, हमने एरिस्टोक्रेट्स, ये सारा का सारा लिबरलिज्म किसके अगेंस्ट होना चाहिए, एरिस्टोक्रेट्स। जब ये लोग मिडिल क्लास, यहां तीनों में उनको कहीं ना कहीं लिबर्टी मिलेगी तो वो थोड़ी इमर्ज क्लास हो जाएगी और थोड़ा वो आगे के और अपने अकॉर्डिंग सीख पाएगी और इन कहीं ना कहीं एरिस्टोक्रेट्स के बारे में वो जान पाएगी। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम एक टॉपिक और आएगा, जॉल्वियन या कस्टम यूनियन बैरियर क्या था वो उसके बारे में जानेंगे। हाय बच्चों, नेक्स्ट अपन चलते हैं मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म ऑफ यूरोप। यही चल रहा है आपका चैप्टर। इसका एक पॉइंट और क्वेश्चन बना। हमने अभी लिबरलिज्म के बारे में पढ़ा। लिबरलिज्म का मतलब होता है लिबर टू फ्री इन द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्फीयर। सोशल स्पेस में हम जाना कि वुमेन्स को इक्वल राइट्स देना और कहीं ना कहीं वेजेस देना। पॉलिटिकल स्फीयर में हमने जाना कि वोटिंग राइट्स मिलना अबव द 21 ईयर, वॉट एवर द प्रॉपर्टी मैन या नॉट, ओनली मैन को होगा, वुमेन को वोटिंग राइट्स नहीं होगा। और थर्ड हमने इकोनॉमिक स्फीयर में जाना जहां पे कुछ लोग जो मिडिल क्लास है वो आम मिडिल क्लास मार्केट में जाके अच्छे से बिजनेस कर सके और वहां ट्रेड बैरियर हट जाना चाहिए। इसमें आपके मैंने एक था टॉपिक ELLE। अब आप बोलोगे सर ELLE क्यों बोल रहे होंगे, ये एक मेजरमेंट ऑफ द क्लोथ यूनिट है। नेक्स्ट जो हमने प्रीवियस सेक्शन में बोला था कि एक मर्चेंट है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वहां हर जगह एली लगता है, हर जगह कुछ 52 सेंटीमीटर, कहीं 53 सेंटीमीटर। इस एली का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ क्लोथ्स। कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं एली का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ क्लोथ्स। इसके बाद में एक पॉइंट और आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जॉल्वियन। ये आपकी सेकंड डेट्स है और डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमने पढ़ा था अभी नेपोलियन कोड, सिविल कोड, उसके बाद में सेकंड डेट्स अपने पास आती है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जॉल्वियन। अब जॉल्वियन है क्या, ये 1834 के अंदर एक कस्टम यूनियन, एक तरह का यूनियन था जहां पे बना था, इनिशिएटिव इन्होंने लिया था कुछ जर्मन स्टेट को पुर्शिया एम्पायर में। देखो आज जिसको आप जर्मनी बोलते हो वो कहीं ना कहीं पहले क्या था, एक पुर्शियन एम्पायर था। तो पुर्शियन एम्पायर में अंडर उसको जोड़ना, एक पॉइंट आपको ये दिखना है। सेकंड पॉइंट है रिड्यूस टैक्स बाय 30% टू 2%। जो टैक्स 30% लगता था कहीं ना कहीं ट्रेड में, तो वो आज टैक्स कितना हो गया, 2%। और तीसरा पॉइंट था ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाज वेरी एक्सपांडेड। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है ना है, बट आपको मैंने एक बार पिछले प्रीवियस सेक्शन बोर्ड्स में पेपर में देखा है तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जॉल्वियन। जॉल्वियन इज अ कस्टम यूनियन बैरियर व्हिच फॉर्म्ड इन 1834, is a very good initiative to most of the German states was in Prussia. Second point, they reduced the tax of the 30% to 2%, and the third point is the transport and communication was expanded. इस जॉल्वियन से कहीं ना कहीं ट्रेड को आगे होगा और यहाँ कहीं ना कहीं मिडिल क्लास और ज्यादा इमर्ज होगी और वो मिडिल क्लास किस में चेंज हो जाएगी और एक नई क्लास आ जाएगी आपके पास है, कंजर्वेटिज्म। अब आप बोलोगे सर कंजर्वेटिव का मतलब, कंजर्वेटिव का मतलब अगर 1 मार्क्स में या 1 की बात में बोलूं तो ऐसे लोग जो पुरानी सोच रखने वाले, जो पुरानी चीजों को क्या करते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, जिसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। तो एक पॉलिटिकल फिलॉसफी होती है जो स्ट्रेस इंपोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, आपके ट्रेडिशन पे इंपोर्टेंस करती है, एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टम प्रिवर्ड बाय द ग्रेजुअली डेवलपमेंट ऑफ क्विक चेंज। ग्रेजुअली डेवलपमेंट ऑफ क्विक चेंज का मतलब है कंजर्वेटिज्म एक ऐसी सोच होती है जो पुरानी सोच रखने वाले होते हैं और जो चेंजेस चाहते हैं वो अपने हैज पर रिक्वायरमेंट
चेंजेस चाहते हैं। तो ये याद होना चाहिए आपको। कंजर्वेटिज्म कई बार क्वेश्चंस बनता है, एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो स्ट्रेस का मतलब होता है जोर डालना अपने ट्रेडिशन पे और एस्टेब्लिश करना एक प्रीफर्ड ग्रेजुएट डेवलपमेंट होना और क्विक चेंजेस चाहना। तो यहां आपने एक छोटा टॉपिक और पढ़ा कस्टम जॉल्वियन, नेक्स्ट आपने पढ़ा कंजर्वेटिज्म। इसके 1815 में एक सबसे बड़ी इस कंजर्वेटिज्म के कुछ लोग, कुछ कंट्रीज आके एक मीटिंग करेगी और उस मीटिंग में कहीं ना कहीं नेपोलियंस को ओवरथ्रो करना और नेपोलियंस की पावर कैप्चर करना और उस नेपोलियंस को यहां से निकालना, इसकी सारी प्लानिंग करेंगे। तो नेक्स्ट आप जो पोर्शन चल रहे हो, जो आप चलोगे 1850, वहां पे कंजर्वेटिव्स हम एक मीटिंग बैठाएंगे, वहां पे 4 देश आएंगे, एक साथ मिलेंगे और वो क्या करेंगे, जहां पे क्या करके ट्रीटी ऑफ वियना एक टाइप की ट्रीटी है, ट्रीटी का मतलब होता है मीटिंग होना, और वो मीटिंग कहां करेंगे, वियना के अंदर करेंगे, और जिससे वो प्रॉपर एक प्लानिंग करेंगे। तो हम याद करेंगे ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना ये कब हुई थी? ट्रीटी ऑफ वियना 1815। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ट्रीटी माने क्या होता है? मीटिंग। वियना क्या है? एक जगह है ऑस्ट्रिया, उसकी क्या है? कैपिटल। अब देखो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। अब इसमें कौन कौन से देश चारों मीटिंग करेंगे? ऑस्ट्रिया आ गया, एक आ गया ब्रिटेन, एक आ गया पुर्शिया और एक आ गया रशिया। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये 4 देश मिलके मीटिंग करेंगे और इस मीटिंग के साथ में कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट एम है, जहां पे कि नेपोलियन को यहां से निकालना है और ओवरथ्रो करना उसकी कैप्चर में। तो अब देखो इस ट्रीटी ऑफ वियना हुई कहां पे? वियना में। कब हुई? 1815 में। होस्ट कौन करेगा? ऑस्ट्रिया में हुई है, तो ऑस्ट्रिया का हेड कौन करेगा? ड्यूक मेटरनिच। कौन करेगा? ड्यूक मेटरनिच। Duke Metternich was to host to the Treaty of Vienna in 1850. The main aim to intention, अगर इसका मेन एम पूछूं तो इनका मेन एम यही है कि इस नेपोलियन को ओवरथ्रो करो और सारी बॉर्बन डायनेस्टी अपने अंडर कैप्चर लो। तो द मेन एम टू इंटेंशन टू ओवरथ्रो द नेपोलियंस एंड कैप्चर टू द बॉर्बन डायनेस्टी। इसका मेन एम इतना ही होता है कि ट्रीटी ऑफ वियना का, कि ड्यूक मेटरनिच इन ट्रीटी ऑफ वियना का इतना ही एम है कि कहीं ना कहीं मोनार्क या नेपोलियंस को ओवरथ्रो करो और सारी की सारी बॉर्बन डायनेस्टी अपने अंडर में कैप्चर लो, और इसके साथ वो कहीं ना कहीं अपने प्लान में सक्सेस होंगे। यहीं से ही एक इटली का रेवोल्यूशनरीज आएगा, जिसको आप नेक्स्ट पार्ट में पढ़ोगे, गुजिपी मैजिनी। थैंक यू। इन प्रीवियस सेक्शन आई विल डिस्कस कि कैसे ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी 1815 के अंदर, जहां पे ऑस्ट्रिया में ड्यूक मेटरनिच ने होस्ट की थी, जहां पे पुर्शिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया, इन चारों ने मिलके वियना के अंदर, जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है और वहां का जो चांसलर है ड्यूक मेटरनिच ने कहा कि हमें नेपोलियंस को यहां से ओवरथ्रो करना है और यहाँ की जितनी भी इसकी सोसाइटी, जितनी भी डायनेस्टी है, उसको रिकैप्चर करना है। इसमें से एक इटली का रेवोल्यूशनरिस्ट निकलता है जिसको आप बोलते हो गुजिपी मैजिनी, और आपके बोर्ड का नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट द गुजिपी मैजिनी। ये कौन था? ये एक इटली का रेवोल्यूशनरी था जिसने अपने इटली को नेशनलिज्म करवाने के लिए एक स्टेप अपनाया था। अब जैसे हमने ट्रीटी ऑफ वियना में जाना कि कैसे कंजर्वेटिज्म इमर्ज हुए, कैसे ट्रीटी ऑफ वियना हुई और कैसे वहां, तो गुजिपी मैजिनी इज ए ड्रोन मेंबर ऑफ सोसाइटी। ड्रोन सोसाइटी मतलब एक स्पाई एजेंट था जो उन्हीं के साथ जैसा था, बट उनके सामने ये रह के काम नहीं कर सकता, तो ये अंडरग्राउंड हो गया। और ये खुद वॉज बोर्न 1805 में पैदा हुआ जिनोवा में। ये खुद मेंबर रहा हुआ है यंग सोसाइटी कार्बोनेरी का एक यंग सोसाइटी में मेंबर था, जिसने वहां ऑपरेशन किया था, और लिगुरिया नाम के एक कंट्री ने इसको कुछ सालों के लिए एक्साइल रखा। बाद में इसने खुद ने अपनी 2 इंपॉर्टेंट सोसाइटी बनाई। आप ये टॉपिक पढ़ो ना पढ़ो, बट ये दोनों सोसाइटी जरूर पढ़ के जाना। यंग इटली इन मर्सलीज एंड यंग यूरोप बोर्न वाज बोथ आर स्पाई सोसाइटी मेड बाय द गुजिपी मैजिनी। गुजिपी मैजिनी इज बिलीव दैट गॉड इज ए इंटेंट नेशन यूनिट ऑफ द मैनकाइंड। इसका बिलीव था कि गॉड, भगवान ने हमें एक यूनिट बनाया है और अगर हम एक साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं इन मोनार्क्स का, इन कंजर्वेटिव्स का सामना कर सके और यहां से ओवरथ्रो कर सके। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जैसे आपका जॉल्वियन था, जैसे आपका नेपोलियन कोड था, जैसे आपके ट्रीटी ऑफ वियना था, वैसे एक जो 4th क्वेश्चन बनता है वो है आपका गुजिपी मैजिनी। तो हमने शुरुआत के अंदर से स्टार्ट किया था सिविल कोड 1804 के अंदर, हमने फिर उसके बाद में स्टार्ट किया था 1834 के अंदर जॉल्वियन, फिर हमने 1815 के अंदर
ट्रीटी ऑफ वियना पढ़ा और फिर हमने 1805 के अंदर कौन सा पढ़ा, गुजिपी मैजिनी, जो एक बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन बनता है। ये कुछ पॉइंट से आपका पूरा गुजिपी मैजिनी होता है। और लास्ट लाइन ड्यूक मेटरनिच ने इसके बारे में बोला है, गुजिपी मैजिनी इज द मोस्ट सीरियस एनिमी इन अवर सोशल ऑर्डर, कि अपने सोशल ऑर्डर में एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कहीं ना कहीं एक स्टेप उठाया बिहाफ ऑफ इटली, कि कहीं ना कहीं इटली को आजाद करवाना है, उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट एनिमी था, जिसको देख के बाकी इटली के लोग इसके साथ सपोर्ट में आ गए और आगे गए, जिससे इटली थोड़ा कहीं ना कहीं एक रेवोल्यूशनरीज की भावना आ सके। तो इट इज अ इटालियन रेवोल्यूशनरीज, पहले ये पता होना चाहिए। ये जिनोवा में पैदा हुआ था, ये कार्बोनेरी का खुद सोसाइटी मेंबर था, उसके बाद में इसने अपनी ये सोसाइटी बनाई। और ये स्टार मार्क्स बना देता हूं, ये सोसाइटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यंग इटली इन मर्सलिस एंड यंग यूरोप इन बर्न। और बाद में कहीं ना कहीं इसके बारे में ड्यूक मेटरनिच ने बोला, इट इज द मोस्ट सीरियस एनिमी इन अवर सोशल ऑर्डर, अपने सोसाइटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा ये एक खतरनाक था, जिसको देखते हुए बाकी लोग इसके सपोर्ट में आ गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये आज का आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देन फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्लास, स्टार्टेड टू पार्ट सेकंड। थैंक यू।